बच्चों आज का हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की रेट पर, रेट किसे कहते हैं, एंजाइम के काम करने की रफ्तार, उसकी स्पीड को, यानी कि एंजाइम कितनी रफ्तार से काम करता है। यानी कि हम एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, तो वो एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन को कितनी तेज़ी से मुकम्मल करता है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, उनके बारे में आज हमने पढ़ना है। 3 फैक्टर जो है वो यहाँ पे लिखे आपको नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या जो है ना एंजाइम की रफ्तार को कैसे जो है वो कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 पे जो है वो टेम्परेचर है, नंबर 2 पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, थर्ड नंबर पे जो है वो पीएच है। सबसे पहले जो है वो हम टेम्परेचर को देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है। ग्राफ हमेशा 2 वैल्यूज़ के दरमियान उसकी जो वैल्यूज़ के अंदर जो उसकी होती है वैल्यू बढ़ने की या वैल्यू कम होने की जो होती है ना, उसकी जो सूरत होती है उसको ज़ाहिर करता है। अब आपको यहाँ पे जो है ना वो इस तरफ जो है वो एक लाइन नज़र आ रही है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ये इस साइड पे ये वैल्यू बढ़ रही है। इधर हमने ले लिया टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर की वैल्यू ले ली 0, 10, 20 से लेकर अप टू 80 तक। यहाँ पे हमने जो है ना वो लिया है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये जो रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है इसकी वैल्यू यहाँ से जो है वो इस तरफ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इस ये 0 जहाँ पे है, 0 से ये वैल्यू स्टार्ट होती है, चाहे ये टेम्परेचर की हो चाहे ये एंजाइम की हो। इस तरफ टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी और इस तरफ जो है वो एंजाइम की रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है जी, रेट स्पीड, ठीक है। यानी कि एक ना यार ये जो है ना वो यार क्या रेट चल रहा है आजकल, हाँ जी आजकल चीनी का क्या रेट है, मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है जी। तो रेट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन यानी कि एंजाइम जो रिएक्शन को चलाएंगे उनका रेट क्या होगा, उसकी वैल्यू यहाँ से होगी। वो वैल्यू जैसे ऊपर की तरफ ये वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, नीचे की तरफ ये कम है, इस तरह टेम्परेचर की वैल्यू इधर से इस तरफ जाओ बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो हमने देखा है कि यूजुअली हम जो है ना वो टेम्परेचर के बढ़ाने से एंजाइम का जो रेट होता है वो भी बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना ये लाइन नजर आ रही है, इस लाइन में जाओ, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 10 डिग्री टेम्परेचर पर ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये रेट की वैल्यू ये बन रही है। अगर मैं 20 डिग्री पर देखूंगा तो 20 डिग्री पर ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे जो है ना वो मैच कर रही है और उसके बाद यहाँ पे कर रही है। मैंने जैसे बताया कि वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगी ये ज़्यादा की होगी, ये वैल्यू कम की होगी। जैसे इधर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ी इधर रेट भी बढ़ गया, इस तरह टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेट बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक खास पॉइंट तक, उस पॉइंट तक जो रेट है जो है वो टेम्परेचर पर वो रेट बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया 37 डिग्री तक एंजाइम का जो रेट था वो क्या था, मैक्सिमम है, यानी कि वो रेट बढ़ा है। उसके बाद जैसे टेम्परेचर आगे गया है तो रेट जब वो ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर जाने की बजाय जो है वो नीचे आनी शुरू हो गई है, मतलब रेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, रेट कम होना शुरू हो गया। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एंजाइम का रेट बढ़ता तो है लेकिन एक खास हद तक, एक खास पॉइंट तक। उसके बाद अगर टेम्परेचर को बढ़ाते भी हैं तो एंजाइम का जो रेट है वो नहीं बढ़ेगा, वो कम होना शुरू हो गया, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये जाहिर कर रही है। अब यहाँ पे मैंने इसी कंसेप्ट को जरा डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। ये आपके सामने जो है ना ये जो रेड कलर में ये एंजाइम के मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल है ये इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है यानी कि ये बनेगा 37 डिग्री, ये 40 है ना, ये 30 है, तो ये वैल्यू बनेगी कितनी 37 डिग्री, यानी कि 37 डिग्री जो है ना ये क्या कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम की रफ्तार मैक्सिमम होती है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद जो है वो स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है नॉर्मली, ठीक है, जिस पे जो है ना हम नॉर्मली जो है ना वो हमारी जो एक्टिविटीज है चल रही होती हैं, हम बीमार नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद जो है ना जैसे जो है वो सर्दी हो या यहाँ पे बुखार हो, बुखार के अंदर टेम्परेचर जो है बढ़ता है, हमें जो है फीलिंग आती है, हम जो है ना वो थोड़ा थकन फील करते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है या हमें खांसी है या जुकाम है तो उसमें जो है ना वो, लेकिन फीवर भी क्योंकि ना जिसको टेम्परेचर है बुखार है
ठीक है। तो 37 डिग्री जो है वो फ़ारेनहीट में डॉक्टर के पास दिखाएंगे, वो कहेगा जी 98 है, 9 डॉक्टर के पास मरीज़ के हाथ में कहा जी 101 डिग्री है, तो 101 डिग्री नहीं कहेगा, वो फार्मो पे कहेगा 101 है, वो तो आपको बताता ही नहीं है कि डिग्री में या फ़ारेनहीट में है। तो फ़ारेनहीट में वैल्यू होती है 37 डिग्री में, वो फ़ारेनहीट में है, वो हमने टेम्परेचर स्केल जो पढ़े थे वो उस हवाले से है, ठीक है। तो वो 101 जो फ़ारेनहीट है वो यहाँ पे यानी कि वो 98 नॉर्मल इसके बराबर है, 3 डिग्री ज़्यादा है, इसको 3 डिग्री करेंगे तो 40 बन जाएगा, यानी 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है ह्यूमन बॉडी का, जिस पे हम जो है वो सेहतमंद रहते हैं, वो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। उस पर इस टेम्परेचर तक जो एंजाइम होते हैं वो नॉर्मली जो है अपना वर्क जो है वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो अब होता क्या है कि जैसे जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एंजाइम मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनेंगे, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि मॉलिक्यूलों की, एटमों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ उन एटम्स के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। जब एटम के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी तो एटम जो है ना अपनी जो शेप होती है या अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो जगह है, उसको छोड़ के जगह जो है वो चेंज करते हैं, क्योंकि जगह जो है वो चेंज हो जाएगी। जब उनकी जगह चेंज होगी तो एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। हम कहते हैं कि एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर हो गया। अब आप देखिए कि इस लाइन से इस तरह एंजाइम की शक्ल चेंज नहीं होगी, पहले एंजाइम की शक्ल ये थी, अब एंजाइम की शेप ये चेंज हो गई है, यानी टेम्परेचर ने क्या किया, एंजाइम की जो शक्ल थी ना उसको चेंज कर दिया। केमिस्ट्री के बारे में से कहते हैं कि एंजाइम डीनेचर हो गया, ठीक है। वो एंजाइम जो है डीनेचर हो गया, वो अब काम नहीं कर सकते। जैसे कि अंडा, ठीक है, अंडे को हम जो है बॉयल करते हैं, अंडे को फ्राई करते हैं, आप देखते हैं कि अंडा वो जो फ्राई हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो डीनेचर हो जाता है, वो प्रोटीन ही है सब उसमें, तो वो डीनेचर हो गया, उसकी शेप आप देख रहे हैं वो चेंज हो जाती है अंडे की, ठीक है। तो वही जो कंसेप्ट है वो यहाँ मैंने डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है, ठीक है, कि जो एंजाइम होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने से वो डीनेचर हो जाते हैं, इसलिए एंजाइम का रेट जो है वो नहीं बढ़ता, रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ता। एंजाइम हम टेम्परेचर बढ़ाते भी रहते हैं तो जो एंजाइम का रेट है वो नहीं बढ़ता, क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो डीनेचर होते हैं टेम्परेचर के ज़्यादा होने से, ठीक है। पहला फैक्टर ये आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा लेकिन ये खास सकता है, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते भी रहेंगे तो एंजाइम का रेट नहीं बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर आ गया सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, जिनके ऊपर एंजाइम में काम करना होता है उन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो एंजाइम के रेट को जो है वो कैसे इफेक्ट करती है। अब वही चीज़ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम वही, इस तरफ इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इस तरफ जो एंजाइम का रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है एंजाइम का रेट भी बढ़ता रहता है। यह लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एंजाइम का रेट बढ़ रहा है। एक खास आता है वही है, वो जिसे कहते हैं ऑप्टिमम रेंज, वो रेंज जिस पर एंजाइम के जो रेट, एंजाइम के काम करने की जो रफ्तार है वो मैक्सिमम है। उसके बाद चाहे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते भी रहते हैं लेकिन एंजाइम का रेट बढ़ता नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे है, और देखें कि ये वैल्यू यहाँ पे है, तो ये वैल्यू तब बढ़ेगी ना जब ये ऊपर जाएगी लाइन, ऊपर नहीं जा रही, ये लाइन ऐसे चली गई है। इसका मतलब है यहाँ पे जितनी वैल्यू है ना वो यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है, लेकिन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो बढ़ी है। यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, इसमें और ज़्यादा होगी, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है लेकिन एंजाइम की जो काम करने की स्पीड है यानी कि उसका जो रेट है वो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है बच्चों के, ये मैंने इसी तरह एंजाइम के मॉलिक्यूल बनाए, यहाँ पे ये मैंने सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एक बनाया है, ठीक है। अब होता क्या, आप आगे देखेंगे एंजाइम काम कैसे करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक पहले हो जाएगा एंजाइम का काम करने का तरीक़ेकार, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्योंकि जो है हमने बुक को फॉलो करना है इस हाल में ये टॉपिक कर था, इसलिए जो है ना ये पहले मैं बता रहा हूँ। तो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिस पर एंजाइम ने जो है एक्ट करना है। इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की जो रेंज है, इससे पहले एंजाइम के मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। हमने क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो इसके एंजाइम के मॉलिक्यूल उतने ही है, एंजाइम के मॉलिक्यूल 3 ही है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी। हर एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट के ऊपर या वो काम करना है और आगे ज़्यादा उसको चेंज कर देना है। अब 3 एंजाइम थे, 3 सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिए, बाकी एंजाइम क्या है जो सबस्ट्रेट है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस वैल्यू के बाद हम कहते हैं एंजाइम क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया।
यानी एंजाइम सैचुरेशन हो गई है। सैचुरेशन का मतलब हो गया वो भर गए हैं। किससे भर गए हैं? सबस्ट्रेट से। ठीक है, जितने भी यहाँ पे सबस्ट्रेट थे वो एंजाइम के साथ मिल चुके हैं। अब जो इजाफी या एडिशनल सबस्ट्रेट है उनके लिए कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए एंजाइम का जो रेट है वो बढ़ भी नहीं रहा। रेट जो एंजाइम का जो वो रुक गया है। ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट की तादाद जो एंजाइम से ज़्यादा हो गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबस्ट्रेट जो है वो बढ़ाते जाएं तो एंजाइम का रफ्तार बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। एक ख़ास पॉइंट पर आकर जब सारे जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में यूज लगे हुए हैं, तो आप चाहे सबस्ट्रेट को बढ़ाते भी जाएं। जब सीधी सी बात आप समझने के लिए मिसाल है, जैसे कि बिल्डिंग बन रही होती है, ठीक है, वो जो पीछे आप देखे होंगे वो बनाते हैं, एक बड़ी सी जो मशीन होती है जिसमें वो मसाला बनाते हैं, घी चाली का मसाला बनाते हैं। वो मसाला जो आगे डाल के बंदा जो वो लेके जा रहा है। अब मसाला मशीन ने बना दिया, आगे वो जिसके अंदर वो लेके जाना वो जो ट्रॉली सी है वो अवेलेबल है, वो पहले पड़ी हुई है, वो आगे गई नहीं। तो जितना मर्जी पीछे से मसाला बना लो, सीक्वेंस है ना, एक चीज़ को आप पहले तैयार करो उसको तो पहले खत्म करो। इसीलिए जो है ना यानी कि वो जो पहले से ट्राली के अंदर मसाला तैयार है उसको जाकर उस जगह पर लगाया जाएगा, फिर ट्राली खाली होगी तो अगला जो मसाला आएगा, या तो ट्रालियाँ नहीं लेके आओ, ये समझाने के लिए। लेकिन सेल के अंदर क्या होता है, एंजाइम जो है ना वो उनकी तादाद है वो फिक्स रहती है, सबस्ट्रेट की तादाद जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। यानी कि हम जो खाना है या तो खाना हम कम खाएंगे, एक रोटी खा लेंगे या दो रोटी खा लेंगे, लेकिन हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो फिक्स है, उनकी तादाद उतनी ही है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो कंक्लूजन क्या निकला कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट भी बढ़ता है, लेकिन एक खास पॉइंट पर जाकर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी एंजाइम का जो रेट है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि एंजाइम क्या हो चुकी हैं, सैचुरेशन हो चुकी हैं। मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम हैं उन्होंने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बॉन्ड लाने में या वो रिएक्शन को कैटालाइज करने में वो बिजी हैं। वो यहाँ से जो है ना वो सबस्ट्रेट से ये इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर किसी सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा फैक्टर क्या आ गया, पीएच का। पीएच जो है वो कहते हैं, ये एप्लीकेशन है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये पीएच का कंसेप्ट है, 10th की केमिस्ट्री के अंदर पूरा डिटेल के साथ आएगा। यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ आप इसको जो है ना वो समझ लें कि एंजाइम के माध्यम से क्या है, सेम वही चीज़ है। इस तरह जो है वो पीएच की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और इस तरफ रेट जो है ना वो बढ़ रहा है। पीएच की वैल्यू जैसे जो है वो बढ़ाते रहते हैं, यानी पीएच बेसिकली हम कह सकते हैं एसिडिटी को। एसिडिटी क्या है, हाइड्रोजन आयंस, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, किसी भी चीज़ के जो हाइड्रोजन आयन है उनकी मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी आप कह सकते हैं। तो जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेट भी बढ़ेगा। ये वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, पीएच बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीएच की ये इस वैल्यू पर एंजाइम का रेट जो है ना वो ये है, उसके बाद ये पीएच की वैल्यू ये है, उसके ऊपर एंजाइम का जो है वो रेट ये है, इस तरह जो है वो पीएच की वैल्यू ये है, एंजाइम का रेट जो है वो ये है। ये देखें यहाँ पे जो है वो पीएच की वैल्यू कम है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह जो हम देखते हैं इसका जो रेट है वो यहाँ पे जो कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, इस तरह जाते रहते हैं। पीएच की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी है, मैक्सिमम, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच, यानी कि वो पीएच जिस पर एंजाइम का जो रेट है वो मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती है तो एंजाइम का जो रेट है वो बजाय बढ़ने के वो कम होना शुरू हो जाएगा और आस्ता आस्ता जाना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पहले इसका हम ये देखते हैं डायग्रामेटिकली, फिर इसकी रीजन बताता हूँ। डायग्रामेटिकली क्या है, ये एंजाइम उसी तरह आपको जो नजर आ रहे हैं। ये एंजाइम फर्ज किया, कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन है। पेप्सिन वो एंजाइम है जो हमारे स्टमक में काम करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन एंजाइम मैंने जो है यहाँ पे बनाया है। इस पेप्सिन एंजाइम के अंदर मैंने ऊपर हाइड्रोजन आयन जो है वो बनाए हैं। जैसे कि हम ये पीएच की इस रेंज तक तो ये एंजाइम जो है वो सही तौर पे काम करेगा। जैसे पीएच जो है वो बढ़ेगी, पीएच की जो है ना वो वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, ये एंजाइम जो है वो काम करना छोड़ देगा और आगे जो हम देखेंगे एंजाइम का रेट जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह जो अगर हम देखते हैं कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा पीएच पे काम करते हैं, मसलन ट्रिप्सन है। ट्रिप्सन एक और एंजाइम है, इसलिए मैंने कलर पे डिफरेंट बनाया है। ट्रिप्सन और एंजाइम है, पेप्सिन और एंजाइम है। पेप्सिन स्टमक में काम करता है, ट्रिप्सन इंटेस्टाइन में काम करता है। ट्रिप्सन जो होता है ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, या जिसको हम कहते हैं बेसिक मीडियम में, और जो पेप्सिन है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, जिसको हम कहते हैं स्टमक में काम करता है। तो पीएच की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, ठीक है, उस वक्त यानी अल्कलाइन होगा
बेसिक मीडियम होगा तो वहाँ पे ट्रिप्सिन जो है वो बेहतर वर्क करेगा। और अगर पीएच की वैल्यू कम है यानी एसिडिक मीडियम है स्टमक के अंदर तो पेप्सिन जो है वो बेहतर तौर पे काम कर सकता है। तो इस तरह हर जो एंजाइम होता है उसकी अपनी अपनी एक रेंज है काम करने की। कुछ एंजाइम होते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो बेसिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो एसिडिक बेसिक दोनों में काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए समझने वाला जो पॉइंट है मेनली इन तमाम फैक्टर्स के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है कि चाहे टेम्परेचर हो, चाहे सबस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो, चाहे पीएच हो, तीनों के जो है कोई भी फैक्टर्स है तो हम देखते हैं कि किसी की वैल्यू को अगर हम जो है ना वो बढ़ाते हैं ना तो एंजाइम का जो रेट है वो भी जो है वो बढ़ता है, लेकिन एक खास हद तक। उसके बाद उसका जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा और एंजाइम का जो रेट है वो आखिरकार जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन इसमें समझ आ गई है? आसान सा टॉपिक है, थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, लेकिन ये है कि इजी। ठीक है जी, चलो।